Hello friends and welcome to the Medapochek Medical Lectures, and I am your friend Prashant Shinde, and in today's video we are going to learn about the study tips for BSc Nursing. So friends, as you all know, आप सभी के BSc Nursing में एडमिशन्स हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों का कॉलेज जो है अभी वो स्टार्ट भी होने वाला है और बहुत सारे बच्चों का कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स क्या होता है, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आपको होते हैं और इसका स्टडी किस तरह से किया जाता है। क्योंकि हमारी जो एमयूएचएस यूनिवर्सिटी है, तो एमयूएचएस यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स है तो वो एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि 18 जनवरी को एग्जाम्स है और अभी तो कुछ कॉलेज चालू होने बाकी है, कुछ शुरू हो गए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में देखने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर का स्टडी आप किस तरह से कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बीएससी नर्सिंग स्टडी टिप्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मेडिकल फील्ड में एक बीएससी नर्सिंग करके अलग सा कोर्स होता है जिसमें हम पेशेंट्स की केयर करना सीख लेते हैं। और इसके साथ साथ जो भी एमबीबीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें से बहुत सारे जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है तो वो सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स अपने को इस कोर्स में पढ़ने के लिए रहते। समझ में आया फ्रेंड्स? तो हम आज का पहला टॉपिक देखते हैं कि स्टडी टिप्स में आपको सबसे फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द सेटिंग ऑफ योर गोल। दैट इज द, अभी मेरे पास एक कुछ पॉइंट्स मैंने इस पेपर पे निकाले, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके बीएससी नर्सिंग के स्टडी प्लानिंग में। तो फर्स्ट वन इज द सेट द गोल। जब भी आप अभी मानो आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया तो बहुत सारे बच्चों का एम था कि मुझे मेडिकल में करियर करना है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिनके रिलेटिव्स ने बताया या फिर पेरेंट्स ने बताया कि बीएससी नर्सिंग कर लो, बहुत अच्छा है, इसमें स्कोप है, सैलरी भी अच्छी है, गवर्नमेंट नौकरी भी मिल जाती है। तो बहुत सारे बच्चों के पास फिलहाल किसी भी तरह का गोल नहीं है। तो आप क्या करो, सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि बीएससी नर्सिंग में क्या क्या आगे जाकर स्कोप है और अपना एक स्पेसिफिक गोल सेट करो। किसी को अब्रॉड में जाना है, किसी को सीएचओ बनना है, किसी को नॉट सेट देकर एम्स में जाना है। तो इस तरह से आपका जो गोल रहने वाला है, आपका 4 ईयर में गोल शायद चेंज भी हो जाए, पर कुछ ना कुछ गोल रखो। एक बार आपको अगर गोल है तो आप उस पर काम करना अभी से स्टार्ट कर दो। एंड फर्स्ट वन इज द सेटिंग योर गोल। तो सेकंड वन है टू नो अबाउट द ऑल 4 ईयर्स। आपको 4 ईयर्स में कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं वो आपको पता होने इंपॉर्टेंट है। एंड विच सब्जेक्ट हैव लर्न इन अ होल कोर्स, और अभी के कोर्स में आपको कौन से सब्जेक्ट्स लर्न करने हैं, ये सारे आपको देखने। तो इसका हम टू टाइप में क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का एक क्लासिफिकेशन करते हैं एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर का एक क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में टू टाइप्स के सब्जेक्ट्स अपने को बीएससी नर्सिंग में पढ़ने रहते हैं। फर्स्ट वन इज द प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, जो कि हम पढ़ते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में। कौन से? प्री क्लिनिकल। और थर्ड और फोर्थ ईयर जो कि अपना लास्ट ईयर रहता है तो उसमें हम क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। आए समझ में फ्रेंड्स? तो फोर ईयर का जो अपना कोर्स है तो उसे हमने डिवाइड किया है अभी टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज द प्री क्लिनिकल एंड सेकंड वन इज द क्लिनिकल। तो सबसे पहले जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है ये आपका बेस रहने वाले है। तो अगर आपका बेस पक्का है तो आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं रहेगा। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग का स्टडी अच्छे से करना है तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड ईयर यानी कि आपके पहले जो 4 सेमेस्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके लिए, क्योंकि आपके जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है उन सभी सब्जेक्ट्स का स्टडी आपको फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपने ये जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है तो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में कौन से सब टॉपिक्स आते हैं। तो डेवलप ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज द बेसिक क्लिनिकल साइंस। अपने जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है यानी कि जो बेसिक क्लिनिकल साइंस के जो सब्जेक्ट्स है तो आपको क्या करना है, इनमें एक फाउंडेशन आपका प्रोड्यूस करना है या फिर फाउंडेशन डेवलप करना है। अभी फाउंडेशन डेवलप करना है यानी कि आपको इन सारे जो सब्जेक्ट्स है उनको अच्छे से पढ़ लेना है, इनका पूरे बेस में जाना है, डीप में जाना है और जान लेना है कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो कि अभी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ऑलरेडी अभी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एनाटॉमी में क्या रहता है, अभी अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर जो रहता है तो स्ट्रक्चर का स्टडी हम जिसमें करते हैं उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। अभी एनाटॉमी के लिए बुक्स कौन से यूज करें, तो एनाटॉमी के लिए बुक्स यूज करने के लिए रॉस एंड विल्सन्स और बीडी चौरसिया ये जो बुक्स है वो आप यूज कर सकते हैं। सेकंड वन इज द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए भी सेम बुक रहने वाले रॉस एंड विल्सन, जो कि अपना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कंबाइंड बुक है। उसके बाद एक और बुक आता है पीआर आशालता, तो आप वो भी नर्सिंग के लिए यूज कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है, डीप में स्टडी करना है, तो सेम्बुलिंगम का के सेम्बुलिंगम करके जो मेडिकल फिजियोलॉजी का बुक है तो वो आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए यूज कर सकते हो।
सेकंड वन इज द एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन है अपने दो सब्जेक्ट्स का, एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का। अभी बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्टडी सर हम किस तरह से करें। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर जानना है तो आपको उसका डायग्राम आना चाहिए फर्स्ट वन। तो एनाटॉमी में सबसे बेसिक है डायग्राम्स। फॉर एग्जांपल अभी मेरा ये हाथ है और शॉर्ट नोट लिखनी है अपने को इस हाथ पर। मानो मुझे हाथ क्या रहता है पता ही नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, कुछ नहीं, मुझे सर रट्टा मारना पड़ेगा, रट कर पूरा लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने इस हाथ का डायग्राम है, तो मेरे को पता है कि इसका एक पाल में उसको 5 उंगलियां है, एक मिडल फिंगर है, एक थंब है, तो इस पर मैं कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। तो एनाटॉमी का स्टडी अगर आपको करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डायग्राम्स। अगर आपको डायग्राम्स अच्छे से करने हैं तो बीडी चौरसिया की बुक्स आप यूज करो, उसमें बहुत अच्छे से डायग्राम है, प्लस उनका जो डिस्क्रिप्शन रहता है तो वो भी उसमें दिया गया है। देन एनाटॉमी में नेक्स्ट वन आपको अपने को, जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एनाटॉमी का स्टडी किस तरह से किया जाता है। तो अगर आप आसानी से जा सकते हो एनाटॉमी में तो उसका एक ही सॉल्यूशन है बीडी चौरसिया बुक्स। उसकी आती है अपने पास 5 बुक आती है। अभी जो नया एडिशन आया है 7th या 8th एडिशन आया है तो उसमें 5 बुक्स है। 5 बुक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू में, और एक जनरल एनाटॉमी का बुक है। तो फ्रेंड्स जनरल एनाटॉमी में हम बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं कि अपना स्केलेटन क्या होता है, बोन्स क्या रहते हैं, मसल्स क्या रहते हैं, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम या फिर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, और इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। ये सारे सब्जेक्ट्स या फिर ये जो सारे टॉपिक्स है वो हम एनाटॉमी में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते। देन उसके बाद रीजनल एनाटॉमी का स्टार्ट करें तो रीजनल एनाटॉमी में हम पढ़ते अपर लिम, देन लोअर लिम, देन अपना हेड, नेक, ब्रेन, थोरैक्स रीजन एंड एब्डोमेन रीजन और पेल्विस रीजन। तो इसे 6-7 रीजन में बॉडी को डिवाइड किया जाता है और एक एक रीजन का स्टडी हम करते। तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं अब हम अपर लिम का। तो अपर लिम के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें आपका जॉइंट आता है, कुछ मसल्स आती है और बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट डिप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल अपना क्यूबाइटल फोसा आता है। तो नर्सिंग का जो एनाटॉमी है फ्रेंड्स तो वो क्लिनिकल एनाटॉमी के रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अभी अपने को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अगर हाथ पे देना है तो हम किस पर देंगे, डेल्टोइड मसल पे देंगे। तो आपके लिए डेल्टोइड मसल का स्टडी इंपॉर्टेंट है। शोल्डर डिस्टोसिया करके बहुत लोगों को एक बीमारी है या फिर डिसीज कंडीशन है, आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का कह सकते हैं। शोल्डर डिस्टोसिया छोटे बच्चों में होता है और आपका जो फ्रोजन शोल्डर रहता है, देन आपका शोल्डर फॉल रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में, तो उस पर बहुत सारे डिसीज कंडीशन डिपेंड है। तो हम शोल्डर जॉइंट का स्टडी करेंगे। हाथ का पैरालिसिस होता है, हम ब्रैकियल प्लेक्सस का स्टडी करेंगे। इधर से हम ब्लड निकालते हैं, अपना जो ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं, सैंपल कलेक्शन हम क्यूबाइटल, जो अपनी जो मीडियन क्यूबाइटल वेन रहती है तो उसमें से करते, तो अपने को पढ़ना है क्यूबाइटल फोसा। तो इस तरह से जो भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है तो वही अपने को एनाटॉमी में पढ़ना रहता है। अल्टीमेटली आपका पूरा बॉडी का एनाटॉमी हमारी नर्सिंग में तो आपको पढ़ना ही है। तो इस तरह से एनाटॉमी का स्टडी किया जाता है। और एनाटॉमी का स्टडी करने के कौन से वेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज द सेल्फ नोट्स। आपको सेल्फ नोट्स निकालने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी और के नोट्स अगर यूज कर रहे हो तो और के नोट्स अगर है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे नोट्स यूज कर रहे हो और मैंने क्या किया है, बुक से मुझे जो अंडरस्टैंड हुआ वो मैंने अपने नोट्स में लिखा, यानी कि मेरे नोट्स, यानी कि वो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप भी वो मेरे नोट्स यूज कर रहे हो तो मुझे क्या है, बुक में 100% दिया है, उसमें से मुझे 70% अंडरस्टैंड हो गया है। तो मैंने क्या किया, 70% ही अपने बुक में लिखा, अपने नोट्स में लिखा। अभी आप मेरे नोट्स यूज करेंगे तो आपको क्या, मेरा भी 70% कंटेंट है, तो उसमें से आप कुछ कट कुट करके अपना 50% ही बना लोगे। यानी कि बुक्स के अकॉर्डिंगली आपके पास कितना कंटेंट आएगा, 50% आएगा। तो आप क्या करो कि आपने खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट करो। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम्स की प्रैक्टिस एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम में जब जाते तो 5 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन है तो आपने को 15 या 20 मिनट्स में उसमें उसको कंप्लीट करना होता है। बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं कि 10 मिनट तक डायग्राम ही निकालते रहते, तो डिस्क्रिप्शन कब लिखेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो डायग्राम्स का आप स्टडी करो, उनका प्रैक्टिस करो और अच्छे से अच्छे डायग्राम निकालने की प्रैक्टिस करो। देन उसके बाद आते हैं फिजियोलॉजी। अभी एनाटॉमी में हम देखते हैं स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी में हम देखते हैं फंक्शन। अभी फॉर एग्जांपल एक मोटर बाइक है, मोटर बाइक का सीधा फंक्शन जानने से आपको कुछ पता चलेगा क्या, नहीं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वैसे हमारा बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको फिजियोलॉजी जानना है कि किस तरह से डाइजेशन होता है। उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स क्या क्या रहते हैं, उनका ब्लड सप्लाई कैसे रहता है, वो फंक्शन कैसे करते हैं, वो फिजियोलॉजी में। पर वो कैसे रहते हैं, उनका साइज क्या रहता है, शेप क्या रहता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ये सारा आता है एनाटॉमी में। तो एनाटॉमी में फॉर एग्जांपल आपने अभी स्टमक पढ़ लिया तो उसके सेम दिन आप फिजियोलॉजी का स्टमक का स्टडी कर लो। स्टमक के फंक्शंस का है, स्टमक में कौन सा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, उसके कंपोजिशंस का है। तो साइमल्टेनियसली स्टडी स्टार्ट रखो एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है।
एनाटॉमी इज रिलेटेड टू फिजियोलॉजी। अभी सिम्बोलिज्म का बुक देखो तो जैसे हमारा हिस्ट्री के रिलेटेड ज्योग्राफी था, उसी तरह से एनाटॉमी से रिलेटेड फिजियोलॉजी। तो इस तरह से आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्टडी कर सकते हो। देन उसके बाद अपना है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मेकोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप फार्मेकोलॉजी पढ़ने जाओगे, फार्मेकोलॉजी में बहुत सारी बॉडी की रिएक्शंस है, तो उस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री आना चाहिए। देन उसके बाद जब हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ते हैं तो हम पैथोफिजियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं कि डिसीज कंडीशन की पैथोफिजियोलॉजी। तो वो जो डिसीज कंडीशन की पैथोफिजियोलॉजी से वो अच्छे से अंडरस्टैंड होने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री आना इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? फैट पढ़ते हो, प्रोटीन पढ़ते हो और अपना जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद अपने बॉडी के जो कुछ एंजाइम्स रहते हैं, बॉडी के जो कुछ साइकिल्स रहते हैं, किस तरह से बॉडी में हमारा विटामिन का, मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी हमारे बॉडी में केमिकल लोचा होता है, वो सारा हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके जो अगला सेमेस्टर रहेगा, तो अगले सेमेस्टर में आपको बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन कंबाइन में सब्जेक्ट रहेगा। देन उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। अभी माइक्रोबायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज। देन अपना जो बायोमेडिकल वेस्ट है, तो उसके रिगार्डिंग, और अपने जो इम्यूनिटी रहती है, वैक्सीन वगैरह, तो उसके रिगार्डिंगली कुछ बायोकेमिस्ट्री में अपने सिग्निफिकेंस आते हैं नर्सिंग के रिलेटेड, तो वही हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारा कुछ डीप में नहीं है, जब जैसे कि कुछ बैक्टीरियल और वायरसेस है, वो आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। देन माइक्रोबायोलॉजी का जो BMW है, दैट इज द बायोमेडिकल वेस्ट, और उसके कुछ प्रोटोकॉल्स है, वो अपने को अंडरस्टैंड होने इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। और उसके बाद आता है आपका प्री क्लिनिकल में लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज द फार्मेकोलॉजी। तो हमने कौन से सब्जेक्ट देखे प्री क्लिनिकल में? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, देन देखा आपका बायोकेम, देन उसके बाद आता है आपका अभी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो इसमें नहीं है, पर आपने प्री क्लिनिकल में न्यूट्रिशन भी आता है। देन उसके बाद अपना आता है फार्मैक, और फार्मैक से पहले हमने क्या देखा था कि अपना देखा था माइक्रो। तो अभी हम बात कर रहे थे माइक्रो की, तो माइक्रो का हो गया। माइक्रो में कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस है, कुछ RNA वायरसेस है, तो उसका आपको स्टडी करना पड़ता है। देन इम्यूनिटी क्या रहती है, BMW, दैट इज द बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये सारा आता है माइक्रो में। और फार्मेकोलॉजी, तो फार्मेकोलॉजी भी आपका बेसिकली प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में ही आता है। तो फार्मेकोलॉजी में हम ड्रग्स का स्टडी करते हैं। अभी सिस्टम वाइज ड्रग का स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले आपको सिस्टम का इंट्रोडक्शन होना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको फिर से आना पड़ेगा एनाटॉमी में। आप कोई भी सब्जेक्ट लो, किसी भी सब्जेक्ट में जाओ, तो आपको सबसे पहले चढ़ के आना है तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ही आना है, क्योंकि अपना बॉडी है, हम मेडिकल साइंस में सिर्फ बॉडी का स्टडी करते हैं। बॉडी में क्या होता है, उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले अपने को बॉडी क्या रहती है, उसका साइज, शेप, पोजिशन, डिफरेंट ऑर्गन्स, उनके साइज, शेप, उनका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सारा आना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से रहते हैं अपने प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। अभी आते हैं हम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में। तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में क्या रहते हैं? तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपका रहते हैं क्लिनिकल ईयर्स। आया समझ में कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपके फोर्थ ईयर में और थर्ड ईयर में रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हमने देखा कि प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है। देन उसके बाद क्या है, फैमिलियराइज योर सेल्फ विथ नर्सिंग टर्मिनोलॉजीज। तो फर्स्ट ईयर का स्टडी अपने को अच्छे से करना है, तो अपनी कुछ साइंटिफिक टर्म्स है, मेडिकोलॉजिकल टर्म्स है, तो वो टर्म्स आपको आना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एनाटॉमी का बुक लोगे, तो आपने को पहले जो 4-5 चैप्टर से बहुत सारी न्यू जो टर्मिनोलॉजीज है, तो वो आपको देखने को मिलेगी। आप क्या करो, एक डायरी बना लो छोटा सा, जो भी नया टर्म आए, फॉर एग्जांपल कोलिलिथियासिस लिख लो। कोलिलिथियासिस यानी क्या? गॉल ब्लैडर के स्टोन। रिनल कैलकुला, रिनल कैलकुला यानी कि क्या? अपने जो किडनी के स्टोन होते हैं, किडनी के स्टोन। सिस्टिसिस, इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर। तो इस तरह से UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस तरह से जो भी आपको टर्मिनोलॉजी रोज के स्टडी में आएगी, एक सेपरेट आपको नोटबुक, एक डायरी बना लो, या फिर आपका एक नोटबुक बना लो, और उस नोटबुक में रोज की जो आपकी डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज आती है, हॉस्पिटल में जाओगे, OD वंस इन अ डे, BD ट्वाइस इन अ डे, RX दैट इज ट्रीटमेंट, USG अल्ट्रासोनोग्राफी, CXR चेस्ट एक्सरे, एंटीरियर पोस्टीरियर, KUB किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरह से जो भी आपकी जो टर्मिनोलॉजीज रहने वाली है, तो आप उन टर्मिनोलॉजीज का स्टडी आज से ही स्टडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। देन उसके बाद क्या है, डेवलप द एनालाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रोड्यूस करना, डेवलप करना स्टार्ट कर दो। खुद का प्रॉब्लम आए, डायरेक्टली टीचर्स के पास मत जाओ। फॉर एग्जांपल एनाटॉमी में स्टमक क्या है समझ में नहीं आ रहा है, सीधा गए एनाटॉमी के टीचर्स के पास, तो एनाटॉमी के टीचर्स क्या करेंगे, उनको जो आता है वो आपको बता देंगे, पर इससे क्या होगा कि आपके जो स्किल्स है, तो वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाते हैं। प्रॉब्लम आए तो पहले खुद से ढूंढने का कैपेसिटी रखो, खुद से उसे सॉल्व करने का ट्राई करो। सॉल्व होता है बेटर है, नहीं होता है
तो आप अपने टीचर्स के पास जाओ। पर कोई भी प्रॉब्लम आए आपके एकेडमिक्स में तो सबसे पहले सेल्फ डाउट पूछो, सेल्फ डाउट बना लो। जब आप डीप स्टडी करोगे तो अपने आप आपको सेल्फ डाउट आएंगे और सेल्फ डाउट खुद से ही सॉल्व करो, बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। देन उसके बाद क्या है, थेरोटिकल पार्ट ऑफ प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है इनमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, थेरोटिकल पार्ट है, और अपने जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स रहने वाले तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल बेसिस। तो इस तरह से आपका रहता है प्री क्लिनिकल। तो फ्रेंड्स अभी हम देखने वाले हैं सेकंड, दैट इज द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो क्लिनिकल में आपका क्या आता है, तो क्लिनिकल का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो आपका 3rd ईयर और 4th ईयर है। तो आप बोलोगे सर अभी तो हम 1st ईयर में है, 1st सेमेस्टर में है, और आप 3rd ईयर और 4th ईयर का हमको बता रहे हो। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस पता चलना चाहिए कि नर्सिंग में आगे जाकर क्या क्या पढ़ना होता है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता कि कौन से सब्जेक्ट्स है, अपना इंपॉर्टेंस क्या है मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में नर्सिंग स्टाफ का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, अपनी जॉब्स क्या क्या रहती है। तो ये सारे अभी आपको आज से ही पता होंगे तो आपका क्या स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 3rd ईयर और 4th ईयर में आपको कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले, रादर देन सब्जेक्ट्स आपका उधर रोल क्या रहने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट वन इज द वेरी प्रैक्टिकल। इधर आपका क्या है, थेरोटिकल इंपॉर्टेंट है, तो क्लिनिकल में जाओ तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पे वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद लर्न प्रोसीजर, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर रहती है, आईवी कैनुलेशन होता है, देन ड्रेसिंग रहता है, तो वो जो सारी प्रोसीजर रहती है वो आपकी क्लिनिकल्स में आती है। देन उसके बाद है बी पेशेंट सेंटर। तो बी पेशेंट सेंटर यानी कि पेशेंट केयर पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जब आप 3rd ईयर और 4th ईयर में जाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग करके सब्जेक्ट्स है, देन पीडियाट्रिक नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, ओबीजीवाई है। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स है ये पूरे आपके जो पेशेंट या फिर क्लिनिकल बेसिस पे ये सारे सब्जेक्ट्स रहने वाले। तो आपको थोड़ा पेशेंट सेंटर भी होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें रहती है जो आपको बुक से ग्रास्प करने में थोड़ा टाइम जाता है। पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग है, तो ड्रग फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिक्सामिक एसिड लो, तो बुक में पढ़ जाओगे, बुक में अगर आप पढ़ने जाओगे तो उधर क्या मिलेगा आपको कि वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, या फिर आप ब्लड प्रेशर को नहीं, जो ब्लड का अपना वेस्टिंग रहता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड लॉस। तो जो प्रेगनेंसी में ब्लड लॉस होता है डिलीवरी में, तो उसे स्टॉप करने में हम ड्रग देते हैं। पर जब आप ऑन पेशेंट देखोगे कि अभी इस लेडीज है उसका भी डिलीवरी है तो उसको हम कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिकली हो जाओगे तो प्रैक्टिकली आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। तो 3rd ईयर 4th ईयर में, 3rd और 4th ईयर में इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके कॉलेज में क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है तो बहुत अच्छा है आपके लिए ये प्रॉफिटेबल रहने वाला है। देन उसके बाद डेवलप द कम्युनिकेशन एंड आईपीआर, दैट इज द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और आपको एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना आना चाहिए अपने 3rd एंड 4th ईयर में। देन उसके बाद कुछ स्टडी टिप्स है जो मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अपना जो पूरा कोर्स है तो कोर्स का डिस्क्रिप्शन इसी तरह से अपना प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। देन उसके बाद आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी। अगर आप अच्छे मार्क्स से पासिंग हो जाते हो तो आपके पास मल्टीपल और इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज है इन फ्यूचर नर्सिंग में, क्योंकि नर्सिंग का जो स्कोप है बहुत वाइड स्कोप है। आपको नर्सिंग एक सिंगल फील्ड है जिसके अगर आप देखो तो गवर्नमेंट के जो सीट्स रहते हैं तो हर 5 या 6 महीने में बहुत सारे सीट्स निकल के आते हैं, जो कि आज का अगर हम इंजीनियरिंग का देख ले, फार्मेसी का देख ले, बीटेक का देख ले, तो आप देख लो एक बार कि उनकी जो गवर्नमेंट की भर्ती रहती है तो गवर्नमेंट की भर्ती 4 साल में या फिर 5 साल में उसके कुछ 200, 500, 2000, 5000 ऐसे सीट्स निकलते हैं। पर नर्सिंग एक में ऐसा प्रोफेशन है, सिंगल ऑफ प्रोफेशन है, जिसके 6 महीने में या फिर 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में आपके जो गवर्नमेंट के जो सीट्स है, वैकेंसीज है वो निकलती रहती है। तो नर्सिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन होने वाला है। तो देख लेते हैं हम, अभी हमने जो कोर्स का डिस्क्रिप्शन था तो वो देख लिया। तो अभी हम इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं कि स्टडी टिप्स क्या क्या रहने वाले। अब तक आप वीडियो में कंटिन्यू हो तो आगे के वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोर्स का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपको पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टडी का शेड्यूल बनाना है आपको। स्टडी शेड्यूल, अभी स्टडी शेड्यूल में आपको कैसा टाइम टेबल बनाना है तो उसमें हम देखेंगे माइक्रो टाइम टेबल। अभी ये जो माइक्रो टाइम टेबल है तो आप सभी को पता नहीं होगा कि माइक्रो टाइम टेबल क्या रहता है। माइक्रो टाइम टेबल,
और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्टडी के लिए माइक्रो टाइम टेबल किस तरह से बनाया जाता है। एग्जाम के टाइम पर हम भी माइक्रो टाइम टेबल यही जो इंटरवेंशन है वो अपने स्टडी में अप्लाई करते हैं और कम दिनों में ज़्यादा स्टडी करने का बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है अपना माइक्रो टाइम टेबल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइम टेबल क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, टाइम टेबल का अगर आप देख लो तो आपके कॉलेज के जो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है, सुबह 9 बजे आपका कॉलेज स्टार्ट होता है और 4 या 5 बजे आपका खत्म हो जाता है। तो उसमें आपको कितने घंटे मिलते हैं, 9 से 5 तक, जितने 5-6 घंटे या फिर 7-8 घंटे वो अपने को स्टडी करने के लिए मिलते हैं। तो उसमें हमारे कॉलेज वाले क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए ब्लॉक्स बनाते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल 9 to 10 हो गया, 11 को ये, 12 को ये, 1 बजे छुट्टी रहने वाली है, फिर 2 को ये लेक्चर, 3 को ये लेक्चर और 4 को ये लेक्चर। तो इस तरह से आपका टाइम टेबल बनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं जनरल टाइम टेबल। तो इस तरह से जो टाइम टेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट भी अपने अभी 11th का एग्जाम दिया है, 12th का एग्जाम दिया है, तो उन सारे एग्जाम में आपने ये टाइम टेबल ऑलरेडी बनाए। तो आज हम देखेंगे कि माइक्रो टाइम टेबल किस तरह से बना जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप माइक्रो टाइम टेबल बनाते हो तो आपको थोड़ा एफर्ट्स लेने की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, आपको थोड़ा डीप में बुक्स को भी लेकर चलना पड़ता है और आपका जो टाइम रहता है तो उसका शेड्यूल भी थोड़ा डीप में बनाना पड़ता है। तो माइक्रो टाइम टेबल में हम क्या कहते हैं, तो माइक्रो टाइम टेबल में हम सबसे पहले करते हैं कि अभी आपको एनाटॉमी का फर्स्ट यूनिट मानो लेके चलना है। तो आपने सिलेबस कॉपी लिया, फर्स्ट यूनिट देखा कि फर्स्ट यूनिट में कितने टॉपिक्स है, फर्स्ट यूनिट में आपके लिए कुल मिला के 10 टॉपिक्स है। आया समझ में? तो इस तरह से आपका होगा कि फर्स्ट यूनिट में आपके लिए 10 टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि इन 10 टॉपिक्स को कौन से टाइम में कौन सा टॉपिक कवर करना है, तो इसका आपको टाइम टेबल बनाना है। उससे हम क्या कहते हैं कि माइक्रो टाइम टेबल। अभी जनरल एग्जाम्पल ले लो कि आपने सोचा कि आज संडे है और संडे को क्या करना है, मुझे सुबह 11 से लेकर रात को या फिर शाम को 7 बजे तक आपको एनाटॉमी का फर्स्ट यूनिट करना है। जनरल टाइम टेबल है। अभी इसमें एक स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट है, मेरे जैसा स्टूडेंट है, ज़्यादा स्टडी नहीं करता है, तो वो स्टूडेंट क्या कहेगा कि चलो आज संडे है, अभी थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घूम लेता हूँ, 1 बजे आता हूँ, 1 बजे के बाद मैं स्टडी कर लूँगा। 1 बजे रूम पे आया, 1 बजे का अभी मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी, 2 बजे तक खाना खा लिया, फिर स्टडी को बैठूंगा। 2 बजे खाना खा लिया, अभी थोड़ा नींद आ रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा, चलो 5 बजे तक सो जाता हूँ और 5 से 7 अपना स्टडी कर लूंगा। तो मैं 5 जाके, तो मैं पूरा दिन का मेरा गया ऐसा ही टाइम, और मैं 5 बजे स्टडी को बैठता हूँ और मेरे पास रहते हैं सिर्फ 2 घंटे, और 2 घंटे में मेरा जो फर्स्ट मिनट में का मेरा जो गोल था, तो उस गोल का मेरा सिर्फ 30% या 50 या फिर 25% ही कंप्लीट हो जाता है, और बाकी का मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है रात में, और रात में मैं ये सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करता हूँ, तो भी मेरा 70 और 80% ही हो जाता है, उतना डीप स्टडी भी नहीं हो पाता। तो ये एवरेज, इधर जो एवरेज स्टूडेंट है, तो एवरेज स्टूडेंट का इसी तरह रहता है कि एक जनरल टाइम टेबल बना लेते हैं। अभी एक जो टॉपर स्टूडेंट है, जो थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहता है, उसके पास थोड़ा स्किल्स है, तो वो बच्चा क्या करेगा कि आपका जो माइक्रो टाइम टेबल है, तो माइक्रो टाइम टेबल को इधर अप्लाई करेगा। अभी माइक्रो टाइम टेबल को इधर कैसे अप्लाई किया जाता है, तो फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, तो फर्स्ट टॉपिक में आपके लिए कितने यूनिट्स है या फिर कितने सब टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स है। तो मेरे को क्या करना है कि 11 to 7 से लेकर मेरा सिर्फ 1 घंटे का खाने के लिए जाएगा, थोड़ा उसमें फ्रेंड्स के साथ घूम भी लूंगा। तो बाकी के मेरे पास कितने घंटे बचते, तो मेरे पास बचते फ्रेंड्स 7 घंटे। तो 7 घंटे में मुझे इन 10 टॉपिक्स को डिवाइड करना है। अभी थोड़ा आसानी से लेने के लिए हम इधर का 10 टॉपिक्स को कैंसिल करते हैं और ऐसा मानते हैं कि अपने पास 7 ही टॉपिक्स है। तो 7 घंटे हमारे पास 7 टॉपिक्स है, तो 1 घंटे में एक टॉपिक कर लूंगा। उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में 3 सब पॉइंट्स है, तो मुझे क्या करना है, 20 मिनट में एक सब पॉइंट को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से किया जाता है आपका माइक्रो टाइम टेबल। तो माइक्रो टाइम टेबल करने में आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स को लेना नहीं है, उनके अंदर जो सब टॉपिक्स रहने वाले, तो इन पर्टिकुलर सब टॉपिक्स को आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल आपने ले लिया कि आज मुझे स्टडी करना है हार्ट का, तो हार्ट का अभी बेसिक स्टडी जो है तो वो बहुत सारा रहने वाले। तो सबसे पहले देख लो कि हार्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका ग्रॉस फीचर्स में आप बाउंड्रीज को देख लेंगे, सरफेस को देख लेंगे। देन उसके बाद आता है हार्ट्स के कवरिंग, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम सैक, उस पर क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद है हार्ट का ब्लड सप्लाई, इस पर भी 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। उसके बाद है राइट एट्रियम पे भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। तो कितने टॉपिक्स बने, अपना हार्ट एक सिंगल टॉपिक है, इसको हम देते हैं ए, उसके अंदर आता है फर्स्ट, देन ये आता है आपका सेकंड, ये आता है आपका थर्ड,
और ये आता है आपका 4th। तो इस तरह से बनाया जाता है आपका माइक्रो टाइम टेबल। तो जनरल में क्या रहेगा कि हर डे हार्ट का स्टडी मेरे को 4 घंटे में करना है। 4 घंटे में से 1 घंटा ऐसे ही गए फ्रेंड्स के साथ घूमने में, 1 घंटा गया चाय पीने में, बचे 2 घंटे। अभी 2 घंटे में हार्ट का स्टडी नहीं हो पाएगा। तो उसके पहले क्या करना है कि माइक्रो टाइम टेबल बनाना है। हार्ट के अंदर मुझे 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं और एक एक टॉपिक को अभी मैं 1-1 घंटा देने वाला हूँ। तो 4 घंटे में 4 टॉपिक्स हो जाएंगे। 1 घंटा गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर प्रेशर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं तो हार्ट के कवरिंग्स पढ़ रहा हूँ, ग्रॉस पिक्चर्स पढ़ना तो रह गया। मेरा 1 घंटा चला गया, 2 घंटे चले गए। अभी ब्लड सप्लाई कौन पड़ेगा? ब्लड सप्लाई का भी घंटा गया। तो राइट एट्रियम कौन पड़ेगा? तो 4 घंटे में अगर आप आधा घंटा भी वेस्ट कर लेते हो तो अल्टीमेटली आपके एक टॉपिक का टाइम कम हो जाता है, आपका स्टडी कम हो जाता है। तो इस तरह से बनाया जाता है आपका माइक्रो टाइम टेबल। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी सी कंसेप्ट है, बहुत बच्चों को पता है, बहुत बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई भी किया होगा, पर उसका स्पेसिफिक नाम आपको पता नहीं होगा। तो माइक्रो टाइम टेबल करके रहता है, बहुत अच्छी सी कंसेप्ट है। देन उसके बाद हम देखने वाले कि यूजिंग द एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। अभी स्टडी का शेड्यूल हो गया तो हम एक एक टॉपिक इधर देखने वाले। तो अपना जो स्टडी शेड्यूल है तो स्टडी शेड्यूल हो गया। देन उसके बाद हम क्या देखने वाले, यूजिंग द एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स ALT। अभी एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स अपने पास बहुत सारे परसेप्शन होते हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन्स रहते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स में आते हैं आपका फर्स्ट आता है आपका स्किन आता है, आपका नोज आता है, ईयर आता है, देन आपका आईज आता है। इस तरह से अपने जो सेंस ऑर्गन है तो सेंस ऑर्गन रहते हैं। और हम ईयर करते हैं तो हाँ ईयर भी आ गया, नोज भी आ गया और टेस्ट आ गया। ये 5 जो आपके परसेप्शन है तो इसे हम सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। और एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स में आपके ये जो सेंसेस है तो इनका हम यूज करते हैं। तो एनाटॉमी का अगर आपको स्टडी करना है तो आपके लिए ALT बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज द एक्टिव लर्निंग टेक्निक। तो ALT में क्या रहता है, बुक लिया आपने, बुक में देखा कि बाइसेप ब्राचियल मसल अभी मेरे को पढ़नी है। बाइसेप ब्राचियल मसल का पढ़ा, ओरिजिन किधर है, इंसर्शन किधर है, सारा रट लिया। किसी ने पूछा, कुछ सामने नहीं आया, आपको कुछ भी याद भी नहीं आया और उसको आपने कुछ बताया ही नहीं। इसके अलावा अभी आप क्या करो कि आपको अच्छे से स्टडी करना है ना, तो फ्रेंड्स आपका परसेप्शन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप नोट्स निकालो। तो क्या कहते हैं, आप अल्टीमेटली लिखते हैं, एक बार प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। नोट जब आप लिखते हो तो आप उसको मन में रिपीट करते हो, क्योंकि बोलने के लिए तो आपका सेकंड टाइम हो जाता है। देन उसके बाद यूट्यूब का यूज़ करो, एनिमेशंस का यूज़ करो, या फिर आपने जो लैब्स रहते तो लैब्स इसी तरह से रहते कि आपका परसेप्चुअल जो एक्टिव लर्निंग टेक्निक है तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे नर्सिंग कॉलेजेस में लैब्स रहती है। तो लैब्स में बोन्स जाकर देखो कि बोन्स अगर आप जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शोल्डर जॉइंट है, कि शोल्डर जॉइंट के ऊपर ग्लीनर ट्यूबरकल रहता है, ग्लीनर ट्यूबरकल पर अपना जो बाइसेप ब्राका है तो उसका एक हेड का अपना ओरिजिन रहता है। देन उसके बाद इंसर्शन किधर है, रेडियस बोन देखो, रेडियस बोन की ट्यूबरोसिटी देखो, रेडियल ट्यूबरोसिटी आपका बाइसेप ब्राकल का इंसर्शन होगा। तो इस तरह से स्टडी किया जाता है। ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन के एंटीरियर साइड पे अपना बाइसेप ब्राचियल मसल का पोजीशन होता है, उसके 2 हेड्स होते हैं। एनिमेशन में देख लो कि बाइसेप ब्राचियल मसल एक्चुअली दिखता कैसे है, उसके हेड कौन से, उनका ओरिजिन कहाँ पर है, उनका इंसर्शन कहाँ पर है, कौन सी आर्टरी पास से जा रही है जो कि उसको सप्लाई कर रही है, मस्कुलर क्यूटेनियस आर्टरी है या फिर कोई रेडियल आर्टरी है, ब्रैकियल आर्टरी है, वो आप उधर देख सकते हो। तो एक्टिव लर्निंग स्टेटस में या फिर एक्टिव लर्निंग टेक्निक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आइज और अपनी हियरिंग्स। तो आइज और हियरिंग्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। उसके लिए इंपॉर्टेंट आपको एक टूल है, दैट इज द यूट्यूब और एनिमेशन, YT और एनिमेशन। तो एनिमेशन में क्या होगा, बहुत सारी एनाटॉमी की एप्लीकेशंस अपने मोबाइल पर अवेलेबल है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपको बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा कि पर्टिकुलर ऑर्गन कैसा रहता है, उसका शेप कैसा है, कलर कैसा है। तो एनिमेशन और यूट्यूब का स्टडी या फिर यूट्यूब का यूज़ आप अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी में कर सकते हो। यूट्यूब का और एक इम्पोर्टेंट फायदा क्या है पता है क्या आपको दोस्तों, कि यूट्यूब पर जो इन्फॉर्मेशन आपके बुक्स में भी नहीं दी जाती वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अपने को हार्ट का स्टडी करना है, बुक स्पेसिफिक है, आपके पास एक ही बुक है, BD एक बुक है। पर जब आप यूट्यूब पे जाते हो तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स उधर देखने को मिल जाते हैं। हर टीचर कुछ नई बात एक्सप्लेन करने का जरूर ट्राई करता है, मैं भी करता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल माइक्रो टाइम टेबल हो गया
किसी वीडियो में आपने को देखने को नहीं मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस देख लो कि स्टडी कैसे किया जाता है, टाइम टेबल कैसे बना जाता है। तो मेरे पास एक कंसेप्ट थी कि माइक्रो टाइम टेबल, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी अप्लाई किया है, मैंने इसे प्रॉफिट कमाया है। तो इस तरह से रहता है कि अभी यूट्यूब पे आप देख लो ना कि हार्ट के बारे में, तो कोई डॉक्टर होगा या फिर कोई क्लिनिकल स्पेशलिस्ट होगा कि उसका कुछ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रहेगा उस फील्ड में, तो वो आपको इधर उसका एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो अपने पास यूट्यूब से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाता है। देन उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब में किसी तरह का कॉस्ट नहीं रहता, लगता नहीं, फिर सिर्फ आपको डाटा जाता है, आपका एमबी जाता है। देन उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट देखे, समझ में नहीं आया आप रिट्राइव कर सकते हो, रिवर्स में ले सकते हो, फिर से उस कंसेप्ट को देख सकते हो। एक वीडियो से नहीं समझ में आया, निचला वीडियो देखो, उससे नीचे देखो, अपनी लैंग्वेज में देखो, कैप्शंस ऑन करके देखो, जूम करके देखो, स्टॉप करके देखो, जैसे भी आपको समझ में आए। यूट्यूब स्टडी का बहुत अच्छा सा सोर्स है रादर देन यूर टीचिंग। और आपके जो क्लासेस कॉलेज में होने वाले उससे भी अच्छा आपके लिए यूट्यूब रहने वाले। और एनिमेशन से आप खुद का अंडरस्टैंडिंग के लिए एनिमेशन का यूज कर सकते हो। एनिमेशन के एप्लीकेशंस अपने प्ले स्टोर पर एनाटॉमी के बहुत सारे अवेलेबल है। देन उसके बाद है मेक एजुकेशनल डिस्कशन अमंग द फ्रेंड्स। अभी मैं इधर लिखता नहीं हूँ, आप नोट डाउन कर लो कि मेक एजुकेशनल डिस्कशन अमंग द फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है कि फ्रेंड्स के साथ अपना थोड़ा एजुकेशनल, जो रैदर देन आपकी गर्लफ्रेंड कौन सी है, आपको कौन पसंद आया, आपके माँ बाप क्या करते हैं, आप क्या काम करते हो, ये सारी तो जनरल बातें रहती है। तो उसके बाद अपने को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स के साथ जो अपने को डिस्कशन करते रहना है, दैट इज अबाउट द उसका आगे जाकर क्या एम है। अभी आपका गोल है नॉर्थ सेट क्लियर करना, तो उसका गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसको यूके में जाना है, किसी को जर्मनी में जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टडी रिलेटेड का भी डिस्कशन रखो। अपना फ्रेंड सर्कल ही इसी तरह से बनाओ कि जिनको स्टडी में इंटरेस्ट है। बहुत सारे नर्सिंग के बच्चे ऐसे रहते हैं जो सिर्फ माँ बाप की वजह से, रिलेटिव्स की वजह से नर्सिंग में आ जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता, सिर्फ करना है इसीलिए नर्सिंग करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नर्सिंग में ऐसे आते हैं। तो अपना फ्रेंड सर्कल इस तरह से बनाओ जिनको भी नर्सिंग स्टडी में इंटरेस्टेड है और जो आपको सपोर्ट कर सके। इसी तरह से आपको अपना फ्रेंड सर्कल बनाना है। फ्रेंड सर्कल आपके 4 ईयर के लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप अभी घर से बाहर हो और फ्रेंड्स से आपकी फैमिली बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे चूज करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको स्टडी करना है तो अच्छे फ्रेंड रखो, नहीं करना है स्टडी तो आप किसी तरह से अपना देख लो। देन उसके बाद है सॉल्व पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो क्वेश्चन पेपर कहाँ पे मिलेगी, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमने एक लिंक ऑलरेडी दिया है। तो उस लिंक पर आपको प्रीवियस ईयर के 5-10 साल के सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैंने प्रीवियस 6-7 ईयर के सारे जो क्वेश्चन पेपर थे समर और विंटर के सॉल्व किए। तो उसके जो सारे आंसर्स है वो भी अपने को व्हाट्सएप ग्रुप में दिखने को मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओ। और वहाँ पे मैंने और भी जो बाकी के लिंक्स है, फॉर एग्जांपल मेरे जो नोट्स है प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर से जो मैंने सॉल्व किए थे, तो उनका भी लिंक्स है, एक गूगल ड्राइव लिंक, तो अपने को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने को मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फ्रेंड्स जब भी आप पेपर का पैटर्न देखो, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, अपनी ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का स्पेसिफिक है, हेड क्या है अपना स्टार्टिंग है और अपना पैर क्या है एड है। इसी बॉडी के ऊपर आपके लिए क्वेश्चंस आने वाले, इससे बाहर कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो स्पेसिफिक है आपके लिए कि आपकी बॉडी है और बॉडी के ही ऑर्गन पर आपके लिए क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अपने नर्सिंग के लिए अगर देखें तो डीप में क्वेश्चंस ज्यादातर नहीं आते, जो भी बेसिक है, जो भी अपनी क्लिनिकल के बेसिस पर इंपॉर्टेंट है, तो उसी टाइप में क्वेश्चंस आते हैं। तो हार्ट हो गया, जो अपने मेन वाइटल ऑर्गन्स हो गए, तो उन पर क्वेश्चंस आते हैं। फार्मेकोलॉजी का देख ले, तो जो भी कॉमन दवाई रहती है बीपी की, जो इमरजेंसी दवा रहती है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो नर्सिंग का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5-10 साल के देख लोगे ना, तो उसमें आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा इस तरह से। या फिर तो आपको स्टडी करना है तो आप 2 वे से जा सकते हो, या पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, या फिर डायरेक्टली आपका सिलेबस कॉपी उठा लो और सिलेबस कॉपी में से स्टडी कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कब करना है, इंपॉर्टेंट कब है, जब आपका एग्जाम 1 मंथ में रह जाता है। तो आपको क्या करना है कि 5-5 ईयर के समर और विंटर दोनों के जो क्वेश्चन पेपर है, तो वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस अपने को उधर दिखने को मिल जाएंगे। तो आपको एक जनरली आइडिया आ जाएगा कि जो नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर रहते हैं तो उनमें कितना परसेंट है जो रिपीटेड होते रहता है। तो 90% क्वेश्चन तो रिपीटेड आते हैं। सिर्फ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें क्लिनिकल बेसिस पर, प्रैक्टिकल बेसिस पर हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस नए आते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड डिसीज कंडीशंस पर क्वेश्चंस आते हैं। रिपीटेड ऑर्गन्स पर भी क्वेश्चंस एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आते हैं।
तो उसके बाद है एक्सप्लेन थिंग्स इन योर ग्रुप्स, यानी कि क्या आपको एक टीचर बनना है अपने ग्रुप के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ, आपके फ्रेंड्स ने हेड नेक ब्रेन का स्टडी कर लिया, आपने थॉरस रीजन का स्टडी कर लिया, तो डिस्कशन रखो अपने बीच में कि आज मैंने ये पढ़ा, मेरे को ये चीजें अंडरस्टैंड हुई, तो तेरे को क्या क्या अंडरस्टैंड हुआ, तो तूने क्या क्या पढ़ा था, तू मुझे कुछ बता, मैं तुझे कुछ बताता हूँ। जो नॉलेज आपके पास है वो उसको दो, उसके पास जो नॉलेज है उससे लो। एक मराठी में एक लाइन है फ्रेंड्स, ज्ञान दिल्याने ज्ञान वाढते, म्हणजे उसका मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी को नॉलेज देते हो तो उससे आपका भी नॉलेज बढ़ता है, क्योंकि आप उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने में जुट जाते हो, तो आपका भी नॉलेज है वो बढ़ जाता है और आप भी उस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर लेते हो। इसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है पता है क्या आपको, कि जब हम कोई थिंग्स सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो अपने माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि उसको कुछ डाउट्स ना आ सके। अगर उसको कुछ डाउट आता है तो मेरे में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसका डाउट मैं सॉल्व कर सकूं। तो इस तरह से जो साइकोलॉजी रहता है वो एक टीचर का बना रहता है। तो इसी वजह से जो भी टीचर्स लोग रहते हैं वो उनका स्टडी थोड़ा डीप में रहता है, क्योंकि जो उनके स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट का अगर कुछ डाउट्स है तो उनके बेसिस पे वो डाउट्स को वो सॉल्व करने का एक टीचर्स ट्राई कर सके। इसलिए जब हम किसी को कुछ थिंग्स बताते हैं तो वो थिंग में हम पहले थोड़ा सुपेरियर या फिर थोड़ा पावरफुल होने की जरूरत पड़ती है। आपको पहले स्पेशल बनना पड़ता है, फिर आप औरों को बता सकते हो। तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन रख सकते हो आपके फ्रेंड्स के बीच में। उसे हम कुछ थेरापेटिक कम्युनिकेशन जैसे हमारा कॉलेज में रहता है, तो एजुकेशनल कम्युनिकेशन आपके और थेरोटिकल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग टू स्टडी आपके और आपके बीच के फ्रेंड सर्कल है उनमें होना चाहिए। और उसके बाद ये सीक द हेल्प फ्रॉम ट्यूटर्स। ट्यूटर्स जो कि आपके कॉलेज के प्रोफेसर रहने वाले, तो अगर कोई टॉपिक से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने कॉलेज के ट्यूटर्स के पास जा सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ टिप्स है, मैं सारे टिप्स को एक बार से रिपीट कर लेता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट वन इज द शेड्यूल। उसमें हमने देखा था कि माइक्रो टाइम टेबल किस तरह से बना जाता है, स्टडी शेड्यूल। देन उसके बाद यूजिंग द एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स में हम क्या करते हैं कि आपने परसेप्शन का ज़्यादा यूज करते। देन उसके बाद सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, दैट इज द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन पेपर्स, तो उनको आप सॉल्व कर लेना। देन उसके बाद क्या है कि एजुकेशनल डिस्कशन अमंग द फ्रेंड्स। आपके जो फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के बीच में एजुकेशनल डिस्कशन रखो। देन उसके बाद रिव्यू यूर सेल्फ, ये बताना रहेगा फ्रेंड्स। तो 6 नंबर का टॉपिक है रिव्यू यूर सेल्फ। अभी रिव्यू यूर सेल्फ यानी कि क्या, कि इंट्रोस्पेक्शन, खुद का स्टडी करना कि मेरे को कितना आता है, मेरी कितनी कैपेबिलिटीज है। तो रिव्यू यूर सेल्फ करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट अगर साइकोलॉजी में देखा जाए तो उसे हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंस्पेक्शन दैट इज टू एसेस और इंस्पेक्ट करना। इंट्रो यानी कि खुद का, इंट्रोस्पेक्शन खुद का स्टडी करना, इंट्रोस्पेक्शन। उसे हम आसान वर्ड में देखें तो क्या रहता है, सेल्फ टेस्ट। अभी सेल्फ टेस्ट करने का एक आसान तरीका है संडे। तो संडे को क्या करना है, 2 घंटे बैठना है, आपने पूरे वीक में क्या क्या पढ़ा देखना है, उसमें से आपको कितना आता है ये देखना है। या फिर ये भी नहीं करना तो हर संडे को एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो आप। इस तरह से आपका सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, मेरे को कितना आता है। और मंडे को जाकर अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करो, संडे था, छुट्टी थी, मैंने इतने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए, मैं देख कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। डायग्राम्स बना के दिखाओ, कल संडे था, मैंने 5 डायग्राम का प्रैक्टिस कर लिया, अभी मैं 2 मिनट में हार्ट का डायग्राम बना लेता हूँ, 2 मिनट में राइट डायग्राम निकाल देता हूँ। तो इस तरह से आप सेल्फ टेस्ट फर्स्ट ईयर से जारी रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ टेस्ट। कुछ साइकोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है इसमें आते हैं इंट्रोस्पेक्शन में। तो साइकोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो आपके लिए आएगा इंट्रोस्पेक्शन क्या रहता है, एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो हम स्टडी में यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज मैंने जो भी इधर बताया है बहुत सारा साइकोलॉजिकल इंटरफरेंस है, साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ये सारी स्टडी टिप के पीछे। देन उसके बाद क्या देखा था हमने कि ट्यूटर से हेल्प सीख कर लो। देन एक्सप्लेन द थिंग्स इन योर ग्रुप, अपने ग्रुप में देख लो या फिर ग्रुप में थोड़ा एजुकेशनल के रिलेटेड थोड़ा बातचीत रखो। देन उसके बाद हम देखने वाले हैं कि टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट में 3 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द प्रायोरिटीराइज टास्क एंड फोकस। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, प्रायोरिटीराइज द टास्क। अभी अपने को संडे है तो संडे में कुछ टास्क फिक्स कर लो कि आज संडे है, मेरा छुट्टी का दिन है, मुझे इतने इतने टॉपिक्स कवर कर लेने, या फिर मुझे जिम जाना है, हॉस्टल जाना है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, घूमने को जाना है, 4 घंटे मिल रहे तो 4 घंटे में मुझे सिर्फ स्टडी करना है। तो अपना जो टास्क है स्पेसिफिक टास्क फिक्स करो। जब भी हमने स्टडी स्टेप्स बेस्ड नर्सिंग के देखे तो पहला वर्ड मैंने बोला था सेटिंग द गोल्स।
तो गोल सेटिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसी तरह से गोल्स लो या फिर टास्क लो। तो गोल जो रहता है वो रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म में जो वर्क आता है उसे हम कहते हैं गोल्स। और जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है ST, दैट इज द शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में आपके लिए टास्क रहता है जो कुछ दिनों का रह सकता है, कुछ वीक्स का रह सकता है। गोल अगर देखें तो गोल कुछ ईयर्स का रह सकता है, कुछ मंथ्स का बोले तो भी उसको टास्क कहते हैं हम। गोल्स आपका ईयर्स में ही रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपका गोल्स क्या हो सकता है कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे रैंक अच्छे से लाना है, मुझे फर्स्ट 5th रैंक में रहना है, दैट इज योर गोल। तो उसके लिए आपके टास्क क्या क्या आएंगे कि मुझे अभी एनाटॉमी का स्टडी 1 महीने में खत्म करना है, फिजियोलॉजी का स्टडी 15 दिन में खत्म करना है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का स्टडी 15 दिन में खत्म करना है, और आगे जो 1 महीना बचेगा तो उसमें मुझे PYQ करना है, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने। तो इस तरह से आपका गोल्स को हम डिवाइड करते हैं स्पेसिफिक टास्क में। तो अपना टास्क कर लो, उससे क्या हो जाएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद है एलोकेट टाइम फॉर सेल्फ रिलैक्सेशन अलोंग विद द स्टडी। खुद के ऊपर भी ध्यान दो, खुद का रिलैक्सेशन करवाना वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ रिलैक्सेशन के लिए, खुद के आराम के लिए थोड़ा टाइम दो। फ्रेंड्स के साथ चिल करना है, 100% करो, करना भी चाहिए। कॉलेज लाइफ है अलोंग विद स्टडी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो उसके लिए भी स्पेसिफिक टाइम दो। पर ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स के साथ अभी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो तो स्टडी को भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलना है। देन गोल सेटिंग एंड डेडलाइन सेटिंग। तो गोल सेटिंग के अलोंग विद क्या है अपना डेडलाइन सेटिंग। अभी डेडलाइन सेटिंग अलोंग विद द गोल आप टास्क में कर सकते हो। डेडलाइन सेटिंग, तो डेडलाइन सेटिंग यानी कि क्या, अंतिम तारीख। फॉर एग्जांपल अभी अपने कैप राउंड चल रहे, तो कैप राउंड्स का क्या रहता है, एक स्पेसिफिक डेडलाइन रहता है। तो उसी तरह से जब आप स्टडी करो तो उसका एक डेडलाइन बना दो। फॉर एग्जांपल आपको अभी लंग्स पढ़ना है, तो लंग्स का स्टडी आपने को 6 घंटे में क्लियर करना है। तो 6 घंटे का ये क्या हुआ, डेडलाइन हुआ आपका कि 6 घंटे के ऊपर मेरे को नहीं जाना है। 6 घंटा मेरा डेडलाइन है, 6 घंटे से भी 5 मिनट भी मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। 6 घंटे में मेरा लंग्स का स्टडी हो जाना चाहिए। उसके बाद मेरे सेल्फ डाउट से उसका सोल्यूशन भी अपने को 6 घंटे में होना चाहिए। तो उस तरह से आप डेडलाइन फिक्स करो। डेडलाइंस क्या होती है कि आपकी बाउंड्रीज रहती है। डेडलाइंस यानी कि आपके लिए एक बाउंड्री एज अ वर्क करती है। जैसा रहता है कि किसी बाउंड्री को पार नहीं करना है, उस तरह से रहता है अपना डेडलाइन पार नहीं करना है। अल्टीमेटली आपका जो टाइम है वो मैनेज रहने वाला है। उसी स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक टास्क आपका कंप्लीट हो जाता है जब आप डेडलाइन को सिलेक्ट कर लेते हो। आ गए फ्रेंड्स समझ में? तो फ्रेंड्स ये थी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको आज के इस वीडियो से बताने का ट्राई किया है। BSc नर्सिंग स्टडीज टिप्स, नॉट ओनली फॉर BSc नर्सिंग, कोई भी आपका कोर्स है, बीटेक है, इंजीनियरिंग है, BMS है, BHMS है, MBBS है, तो ये जो आप आज मैंने जो सारे टिप्स बताए हैं ये स्टडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं 4th ईयर में हूँ, तो मैंने ये सारे जो स्टडीज टिप्स है ऑलवेज इनको अपने स्टडी में एज ए इंटरवेंशन यूज़ किया है, और उसका आउटपुट भी मेरे को बहुत अच्छे को देखने को मिल रहा है। अभी मैं इतने अच्छे से जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका ये एक आउटपुट है कि मैंने कंटिन्यूटी रखी, अपने आप को डिसिप्लिन में रखा, रोज का स्टडी रोज किया, डेडलाइन सेट किया, कोई ना कोई गोल था, गोल को सेट कर लिया। यूट्यूब चैनल बनाना था एक पैसिव इनकम सोर्स के लिए, तो मेरा गोल था कि 4th ईयर का जब मेरा इंटर्नशिप का पेमेंट आए अलॉन्ग विथ मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। 1.5 साल गया, हो गया। डेडलाइन फिक्स किया था अपना दिसंबर बोले तो क्या, जब मेरा ये हो जाए, पास आउट हो जाए, तो नर्सिंग की फर्स्ट सैलरी, यूट्यूब की फर्स्ट सैलरी साथ आनी चाहिए, ऐसा मेरा गोल था। तो मेरा डेडलाइन क्या था, 4th ईयर। 1.5 साल दिया, बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं की, क्योंकि मेरे को पता था यूट्यूब ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मेरे पास खुद का स्टडी भी था अलॉन्ग विथ, मुझे उससे टाइम निकल कर यूट्यूब भी करना था। बहुत अच्छे से मैंने स्टार्ट किया था, बहुत कम स्ट्रक्चर है मेरे पास, बहुत ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैंने स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट किया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से स्टार्ट किया था। अभी भी मैं फ्रेंड्स का मोबाइल यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड का मेरे मोबाइल का उतना कैमरा अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा क्वालिटी वीडियो आ सके तो मैं अपने फ्रेंड्स का मोबाइल लाता हूँ, उसमें वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो इसी वजह से अगर आपको वीडियो थोड़ा लेट मिल सकते हैं तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो इस तरह से रहता है फ्रेंड्स गोल सेटिंग, देन डेडलाइन सेटिंग आपके लिए, आपके करियर में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खुद को डिसिप्लिन में रखो, अपना एक गोल है, गोल सेट कर लो, कोई आइडियल पर्सन बना लो। नर्सिंग में देख लो बहुत सारे आइडियल पर्सन है, यूट्यूब पे जाके देख लो, बहुत सारे UK गए, जर्मनी गए, तो उनसे कुछ सीखो कि मेरा लाइफस्टाइल इनके जैसा होने वाला है, उनको कॉपी करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं,
पर देखो उन्होंने किस तरह से ट्राई किया था, बहुत सारे जो ADHS के वगैरह पोस्ट है तो उनको देखो इन्होंने किस तरह से स्टडी किया था, ये कितने फेल्योर से आगे गए, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे गए और इनको अभी बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छा सैलरी है। नर्सिंग इज द ओनली वन प्रोफेशन जिसको बहुत कम खर्चे में आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है। MBBS का देख लो 40-50 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज से लग जाते हैं और जब आप MBBS डॉक्टर बनते हो तो आपको किसी भी हॉस्पिटल में अगर जाना है तो 70 to 80,000 में आपका सैलरी रहता है, 70 से 80,000 तक। अगर आप BSc नर्सिंग कर लेते हो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए आपको खर्चा आएगा। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो 4 लाख से 5 लाख खर्चा आएगा। गवर्नमेंट में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो 70 से 80,000 सेम टाइप में आपको सैलरी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स BSc नर्सिंग आपके लिए बहुत अच्छा करियर है। तो इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको स्टडी भी करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए देखो तो कंपटीशन उतना हाई नहीं है एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। BSc नर्सिंग में BSc नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसमें कंपटीशन उतना हाई नहीं है फ्रेंड्स। एग्जाम्स बहुत सारी वैकेंसीज आती है, फॉर्म उतने आते नहीं है। बाकी का क्या होता है 10 सीट्स निकली 1,000 फॉर्म आते हैं, अपने पास वैसा नहीं है। 5,000 सीट्स निकलते 4,000 ही फॉर्म आते। बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, कम मार्क पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन रहने वाला है। तो बी पॉजिटिव, नर्सिंग में आए हो तो पॉजिटिव रखो खुद को। बहुत सारे लोग आपको रिलेटिव बोलेंगे कि क्या यार तू नर्सिंग कर रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। मेरे को भी बोला था, बहुत बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि अपने इंडिया में देखो तो नर्सिंग का उतना अच्छा अभी तक रेपुटेशन नहीं है या फिर वो बना ही नहीं है। तो वो अगर बनाना है तो उसको बनाने के लिए यूथ चाहिए और यूथ कौन है, हमें। तो हमें अपने प्रोफेशन को आगे जाकर थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उसका थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसको थोड़ा स्ट्रक्चरल प्रोफेशन बना सकते हैं, थोड़ा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपना स्टडी करो, अपने प्रोफेशन को अच्छा रखो। भी प्रोफेशन अपना एक प्रोफेशन है, प्रोफेशनल की तरह ही आपको बिहेव करना है। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द BSc नर्सिंग स्टडीज टिप्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके एक प्यारे सी कमेंट्स मुझे जरूर चाहिए। डिमांड कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत हार्डवर्क करके आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स निकाले और आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को कमेंट्स करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नॉट ओनली BSc नर्सिंग, कोई भी आपका फ्रेंड से अच्छे से स्टडी करना चाहता है तो ये जो स्टडी टिप्स आज मैंने बताए तो उनके साथ शेयर करो, वो भी अपने स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आप चैनल पे नए हो और आज की वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।